नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। सर्द सितम देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त दिखाई दे रहा है। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में पिछले 3 दिन में औसत से दोगुनी बारिश अब तक दर्ज हुई है। वहीं पहाड़ी राज्यों में आज बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। और इस बीच सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। 42 दिन हो चुके हैं। मौसम की जबरदस्त मार है, लेकिन उसके बावजूद किसानों का साहस बरकरार है। उनके हौसले, उनका दृढ़ निश्चय जस का तस बना हुआ है। सरकार से बातचीत भी हो रही है, लेकिन किसानों का यह कहना है कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो फिर आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। किसान संगठन 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। महिला किसान पहुंचेंगी और वो भी आंदोलन का हिस्सा बनेंगी और गांव-गांव तक इसे पहुंचाया जाएगा। ये अब तक रणनीति किसानों की सामने आ रही है। और इस बीच आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब आज दिल्ली एनसीआर की सुबह ओलों की बरसात के साथ हुई। हालांकि इसको लेकर पहले भी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान दिया गया था और 4 से लेकर 7-8 तारीख तक के बीच इस तरह के हालात बने रहेंगे, इस बात की जानकारी दी गई थी। लेकिन ज़बरदस्त बदलाव ये मौसम में पिछले 2 से 3 दिन में दिखाई दिया है। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर कुदरत की ये मार किसानों के लिए इस वक्त इस भीषण ठंड में जब वो आंदोलन पर बैठे हैं, संकट को और बढ़ाते हुए। सड़क का बिछौना है, खुला आकाश है और उस पर बारिश और ओलों की बरसात। पिछले 4 दिनों से मिजाज मौसम का बिगड़ा हुआ था। आज सुबह दक्षिण दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, लेकिन इतना घुप अंधेरा था सुबह के 9 बजे भी ऐसा लग रहा था कि शायद रात का समय है। जाहिर है मुश्किल उन किसानों के लिए भी होगी जो किसान आंदोलन में धरने पर बैठे हैं। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था कि ठंड तो बढ़ेगी ही। बरसात के चलते तापमान बढ़ा, लेकिन जैसे ही बरसात रुकी तेज हवाएं चलने लगी और हवा की रफ्तार इतनी थी कि ये देखिए छाते का क्या हाल हुआ है थोड़ी देर पहले ही। तो कुल मिला के मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो है ही, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहां की बरसात अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है, ये स्थिति लगभग अगले 24 घंटे भी बनी रह सकती है। किसानों की तकलीफें भी बढ़ी हैं और जो ये मौसम विभाग ने जो आगे की भविष्यवाणी की है वो भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बारिश से राहत मिलने वाली है, क्योंकि कल यानी 7 तारीख को फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो दिल्ली का रुख करेगा। और अभी भी हम जहां खड़े हैं वहां तेज बारिश हो रही है और यहां से कुछ दूर पर ही किसान हैं जहां पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से लगातार जो बारिश है उसका दौर बना रह सकता है। 7 तारीख को अगर पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो दोबारा हिट करेगा दिल्ली को, तो आने वाले दिनों में भी बारिश लगातार होती रहेगी। तो ये एक तरीके से जो कपकपाने वाली ठंड है वो बदस्तूर जारी रहेगी और उससे राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल कम है। तो ये बारिश जो अभी हमें झेलनी पड़ रही है, दिख रहा है हर जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। ये दिल्ली में आम तौर पर ऐसी तस्वीर है वो देखने को नहीं मिलती है। और जो मौसम विभाग ने कहा है 3 दिनों में जो जनवरी में कुल बारिश होती है सामान्य तौर पर, उससे 3 गुनी ज्यादा बारिश हो गई। यानी 3 गुनी बारिश 3 दिन में हो गई जो 30 दिन में होती थी। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुमार कुणाल मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। कुमार, देखिए अभी आप ही की रिपोर्ट चल रही थी जिसमें अभिषेक आनंद, माफ कीजिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए कुछ देर पहले कुमार कुणाल की हम एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें ये जिक्र कर रहे हैं कि 30 दिन में जो बारिश होनी थी वो 3 दिन में हो गई है। और इसीलिए किसान ये कह रहा है कि एक तरफ सरकार नहीं सुन रही है तो दूसरी तरफ कुदरत भी नहीं सुन रही है। और ये संकट के बादल जो उन पर बरस रहे हैं, जहां पर सड़क पे लगा गद्दा भी गीला हो गया है, बिस्तर जिस पर बैठे हैं वो गीला हो गया है। आगे आने वाले दिन दिल्ली एनसीआर के साथ साथ किसानों के लिए भी बड़े मुश्किल भरे हैं।
जी बिल्कुल मीनाक्षी, ये एकलौता शेड है जिसमें यहाँ 1000 से ज़्यादा जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज आई हैं। ये एकलौता ऐसा शेड है जहाँ बारिश से बचा जा सकता है। आप देख रहे हैं लकड़ियाँ जो पड़ी हुई हैं ज़मीन पर, वो लकड़ियाँ भी गीली हो गई हैं। बड़ी मुश्किल से उसे बचा करके ये लोग किसी तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। किसानों का ये कहना है कि अब इससे बुरा क्या हो सकता है। ठंड भी है, बारिश भी हो रही है, टेंट के अंदर पानी जा रहा है, फर्श पर, सड़क पर हर जगह पानी हो गया है, लकड़ियां तक गीली हो गई हैं, खाना बनाने में भी परेशानी हो रही है। और इस कंडीशन में भी सरकार के सामने किसान टिके हुए हैं इसी मांग को लेकर के कि तीनों जो फार्म बिल्स हैं वो वापस किए जाएं। गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंघू बॉर्डर, बदस्तूर, यही स्थिति है। कीचड़ हो गया है जहां पर हम लोग खड़े हैं और इस कंडीशन में रहना अपने आप में एक चैलेंज है मीनाक्षी। बिल्कुल, परिस्थितियां वहां पर विकट, लेकिन इसके साथ साथ मौसम की भी जो स्थिति है बीते 3 दिन में, उसकी भी आप तस्वीर देख लीजिए। आज सुबह दिल्ली एनसीआर की शुरुआत ओलों के साथ हुई। अभिषेक, क्योंकि आप वहां किसानों के बीच मौजूद हैं, देखिए बातचीत तो चल रही है जो अब 8वें दौर तक जा पहुंची है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं मांगे अगर नहीं मानी गई तो आंदोलन और तीव्र होगा, आने वाले दिनों में और बड़ा स्वरूप लेगा। इसको लेकर क्या अभी कोई बातचीत हो रही है वहां पर? जी देखिए, किसान जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं उनका साफ कहना है कि इससे बुरा अब तो कुछ हो नहीं सकता है। जिस तरीके से मौसम की भी मार पड़ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर जो उनके साथ समस्याओं से वो दो चार हो रहे हैं, इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अब वो बिल्कुल मन बना चुके हैं कि इसके आगे वो पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। जो भी आंदोलन है वो पूरा आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। आगे क्या स्ट्रैटेजी है ये अब धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। ट्रैक्टर जो इनका रैली होने वाली थी उसको भी आगे पोस्टपोन किया गया है। बातचीत से उम्मीद है किसानों को, तभी वो यहाँ पर अभी भी जमे हुए हैं। उम्मीद यही है कि सरकार, जो उनकी पहली और इकलौती डिमांड है, जो फ्लैश पॉइंट है जहां पर टकराव है, कि तीनों फार्म बिल्स वापस होने चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि अगली बातचीत में सरकार कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेगी। शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के चांदनी चौक में मंदिर गिराने पर भड़के विवाद में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने आज यहां विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इलाके में सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। तनाव को देखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क है, लेकिन सियासत करने वाले तो पहुंच ही रहे हैं। और इस दौरान ग्राउंड पर जो स्थिति थी वो भी आप देख रहे हैं। बीते दिन यहां पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। आज कांग्रेस पार्टी की भी एंट्री होगी। कल इससे पहले आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी के बीच जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का एक दौर दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी का कहना यह था कि एमसीडी पर बीजेपी काबिज है, तो बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार है। लेकिन इन सब के बीच जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बेहद तनावपूर्ण। हमारे संवाददाता पंकज जैन की रिपोर्ट देखिए। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़े जाने के विरोध में इस वक्त कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है चांदनी चौक के, वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सभी के हाथों में पोस्टर, बैनर है और यहाँ पुलिस के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी झड़प देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर आपको हम तस्वीर दिखाते हैं और कार्यकर्ताओं से बात कराते हैं। क्या मांग लेकर पहुंचे हैं भाई साहब? यहाँ मंदिर तोड़ दिया, प्राचीन मंदिर तोड़ दिया गया। यहाँ 50 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। रात को 3 बजे ये मंदिर तोड़ दिया गया। उसी को लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी, उस्मान भाई यहाँ है, तो देखिए पुलिस का व्यवहार दिखाइए आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो मंदिर तोड़े जाने की है और तस्वीर देखिए। यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया है, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को बैरिकेड किया हुआ था। तो देश की राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक इलाके में जो परिस्थिति बनी वो आपने देखी। पंकज जैन इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। पंकज, देखिए यही सियासत का चरित्र और स्वरूप है कि एक ऐसा मामला जिसमें हाईकोर्ट का ऑर्डर है और रीडेवलपमेंट के लिए जो कदम उठाया गया, उस दौरान जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तीनों दल दिल्ली में जो हावी हैं इस वक्त, वो जिस तरह की राजनीति ग्राउंड पर कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन के लिए वहां पर मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, देखिए चांदनी चौक सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दिल्ली में कोरोना के मामले भी कम हो रहे हैं, तो ऐसे में बाजारों में भीड़ भी अब बढ़ रही है क्योंकि लोग निश्चिंत होकर बाजार में आ रहे हैं, अपनी खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये वो इलाका है जहां ये हनुमान मंदिर था, जहां पर सबसे ज्यादा दुकानें हैं आसपास और यहां से गुजरने वाले लोगों की काफी भीड़ होती है। और इस जगह पर जो मंदिर
और इस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग थे उनका लगातार जमावड़ा रहता है। इस वजह से जो पेड़ है जहां ये मंदिर था उसके चारों तरफ बैरिकेड बिछा दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं 3 लेयर में यहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों को अंदर आने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है और इसके अलावा अगर बीच में कोई ऐसा शख्स नजर आता है जो नारेबाजी कर रहा है या फिर जोर जोर से बातचीत करने की कोशिश करता है, पुलिस तुरंत फोर्स की मदद से उसे वहां से हटा देती है। तो यहाँ पर सभी को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह का हो या हंगामा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसे लेकर जमकर अब सियासत हो रही है। पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और अब इन दोनों के खिलाफ ही कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आ रही है। मीनाक्षी जी, पंकज ये बताइए कि जो ये रीडेवलपमेंट का प्रोसेस था जिसके तहत ये कदम उठाया गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो प्रोसेस अभी जारी है क्या? काम हो पा रहा है वहां पर? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि अभी तनाव वहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल एजेंसियों की तरफ से यहाँ पर काम लगातार जारी है क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था पिछले साल खत्म हो जाना था, कोरोना आ गया, कोरोना के बाद काफी काम रुक गए और उसके बाद अब धीरे धीरे इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, आपको बता दें कि लाल किले के सामने जो ट्रैफिक सिग्नल है वहां से लेकर 1 से 2 किलोमीटर तक का ये पूरा प्रोजेक्ट है और इस रास्ते में आने वाले तमाम जो अतिक्रमण थे इन्हें हटाने के लिए कोर्ट का विरोध एजेंसियों ने किया था। तो ऐसे में ना यहाँ पर सिर्फ पुलिस की मौजूदगी है बल्कि आसपास की जो दुकानें हैं वो भी सुचारू रूप से चल रही हैं और जो निर्माण कार्य है उसको भी यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। तो जहाँ पर मंदिर था वहां से अगर हम बात करें तो 200 या 300 मीटर की दूरी पर काम फिलहाल चल रहा है क्योंकि जहाँ पर मंदिर था वहां पे फुटपाथ बनाने का काम, सौंदर्यीकरण का काम या फिर पेड़ लगाने का काम, ये तमाम काम पूरा हो चुका था। ठीक है, शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रहें, आपके पास आगे हम लौटते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। बदायूं में आंगनवाड़ी सहायिका से गैंग रेप और हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। लापरवाही बरतने पर एसएचओ राघवेंद्र सिंह निलंबित हो गए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जबकि पुलिस को अभी भी एक नामजद आरोपी की तलाश है। बीते रविवार को बदायूं में 50 वर्षीय महिला अपने गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, जिसके बाद महिला का शव मिला संदिग्ध परिस्थितियों में। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो गैंगरेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप हत्या का मामला दर्ज किया है और 3 लोगों को नामजद किया है। घटना पर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। तो ये घटना जो खत्म हुई है, जो कहाँ खत्म हुई? ये तो हमें ना पता, वो अपना आप लेकर आए गाड़ी। जैसे मंदिर पे जो कुआं है, हाँ। उस कुआं में जो गिरी हुई बताई बाबा ने, तो बाबा सही ही जिस टाइम पहुंचा के गए रात के 11 बजे या मृतक ही? नहीं, ऐसे ही मृतक मतलब मरी हुई थी। हाँ। आवाज मारी, कबाड़ खोल गए, हमने कबाड़ खोले तो जल्दी से यहाँ लड़क ना यहाँ पे तो चले गए, रुके भी ना हमने। बाबा ना रुके? ना रुके। उसके बाद में उनके साथ में कौन कौन था? एक तो एक और थे बेदराम नाम के कोई, और एक बाबा थे और एक ड्राइवर था गाड़ी वाला। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? नहीं है? देने गए अभी। कौन गया पुलिस को सूचना देने के लिए? हाँ, मेरे मामा जी गए। तुम्हारी माँ किसने मारी? उन्होंने मारी है, डाल के गए, उन्होंने ही मारी है। मतलब बाबा ने? सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। शिवन श्रीवास्तव इस वक्त आ गए और जानकारी के साथ। शिवन, बेहद चौंकाने वाला ये मामला, बेहद तकलीफ दे कि इस तरह की एक घटना सामने आई और मालूम तब चला इस घटना का जब आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि गैंगरेप भी हुआ है, क्योंकि उससे पहले तक की तस्वीर तो कुछ और दिखाई दे रही थी। क्या एक्शन अब तक हुआ है और किस तरह की हलचल अभी वहां इस केस को लेकर है? देखिए मीनाक्षी, एक बात साफ है कि इसमें पुलिस की बहुत बड़े स्तर की लापरवाही सामने आती है। संडे के दिन ये घटना हुई, उसके बाद मंगलवार को पोस्टमार्टम होता है, वो भी दबाव में आने के बाद। वरना जब रात में पुलिस वालों के पास घर वाले गए तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से भी मना कर दिया और इस पूरे मामले में मौका मुआयना करने के लिए, आरोपियों को पकड़ने के लिए कोई कवायद नहीं की गई। जबकि ये इतनी दर्दनाक, इतनी ज्यादा हृदय विदारक घटना है जिसमें अभी जब हमारी डॉक्टर्स से बात हुई तो डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरह की ब्रूटलिटी की गई है उससे साफ है कि प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत गहरे जख्म है, रिब्स टूटी हुई हैं और पैर में फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से इसके एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई और उसके बाद मौत हुई। और रात में जब ये लोग आरोपी वहां पर छोड़ करके, फेंक करके घर के सामने भाग गए, उससे साफ पता चलता है कि वो कितने बेखौफ थे। और
पुलिस के पास जाने के बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जांच शुरू नहीं की, मौका वारदात पर नहीं गए और परिवार वालों की सुनी नहीं, जिसकी वजह से आरोपी फरार हो गए। हालांकि जब हंगामा बढ़ना शुरू हुआ, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस मामले में अभी भी मुख्य आरोपी जो पुजारी है सत्यनारायण, उस तक पुलिस नहीं पहुंची है। और ये इसी काहली, इसी लापरवाही का नतीजा है पुलिस की। अगर वो फौरन जाती तो शायद वो भी पकड़ में आ जाता और पूरे मामले के बारे में पता चलता। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है मीनाक्षी, ये साफ दिखाता है कि चाहे पुलिस, चाहे सरकार, चाहे मुख्यमंत्री जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कहें, लेकिन जो अपराधी हैं वो किसी भी तरीके से डरते नहीं हैं। और जो अफसर हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही, उनकी काहली दूर नहीं होती। वरना 2 दिन बीतने के बाद पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम में साफ हो कि गैंगरेप हुआ है और इतनी ब्रुटैलिटी हुई है, ये लापरवाही के अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रोग्राम चलाते हैं और ताकीद करते हैं कि सब लोग ध्यान रखें, लेकिन अफसर उसी पूरे स्टेटमेंट में, उसी निर्देशों पर, उसी आदेश पर पलीता लगाते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं कि कितना गंभीरता से मुख्यमंत्री की बातों को अधिकारी लोग लेते हैं। वरना इस तरह से लापरवाही शिवेंद्र, देखिए ये नहीं भूलना होगा कि हाथरस जैसी जो इतनी बड़ी घटना वहां पर हुई, उसमें भी जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है तो पहली नजर में ये पाया है कि जो इन्वेस्टिगेशन गैंगरेप के बाद हुआ है, पुलिस की तरफ से उस पर गंभीर लापरवाहियां दिखाई दी हैं। सीबीआई ने ये बात मानी है और उसके बाद भी अगर बदायूं में ये घटना होती है तो ये बेहद बड़े सवाल और सिस्टम पर खड़ा करता है, और इसके लिए कम से कम सिस्टम का चेतना बहुत जरूरी है। और अब बात तृणमूल कांग्रेस की, क्योंकि वहां पर बगावत का तूफान थम नहीं रहा। हावड़ा बाली से विधायक वैशाली डालमिया ने खुलकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की मुखालफत कर दी। आज तक से खास बातचीत में वैशाली ने ममता पर संगीन आरोपों की बौछार कर दी। किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है आपको तृणमूल कांग्रेस में, क्योंकि ऐसे एक वक्त पे आप ये सब कह रही हैं जब आप ही के पार्टी के बहुत सारे नेता छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और कल ही लक्ष्मी रतन शुक्ला जो आपके बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उन्होंने भी अपनी मिनिस्ट्री को त्याग दिया है। देखिए, मैं ये एक गलत आप बोल रहे हैं कि मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, मैं फॉर लास्ट 3 years मैं यही चीज बोल रही हूँ कि कुछ हैं, नॉट ऑल, कुछ हैं लोग हैं इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो करप्ट हैं। दीज पीपल आर दे ओनली लव देमसेल्व्स। वो उनको खुद को सिर्फ वो लोग प्यार करते हैं, पार्टी को नहीं, और वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, मैं क्यों इस बारे में मैंने बोला, क्यों ये नहीं कि अभी ये सब झमेला चल रहा है, बहुत जन छोड़ के चले गए, इसीलिए आई एम टेकिंग, मैं इनके ये ले रही हूँ, सुविधा ले रही हूँ इस टाइम में बोल के मैं आई वॉन्ट टू हाईलाइट माई सेल्फ, नॉट एट ऑल। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आपको पता है कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना चाहती हूँ। लिलुआ एक इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, बाली, बेलूर एंड लिलुआ। तो लिलुआ के रास्ते बहुत ही खराब है। हाँ, वहां पे रास्ते ही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पब्लिक पागल हो जा रहे हैं फॉर लास्ट 1 year। लेकिन क्यों काम, फिर भी फंड भी आ चुका है, लेकिन वहां पे रास्ता भी बना था लॉकडाउन के पहले, लेकिन वहां पे इतना कटमनी ले लिया कुछ एक्स काउंसिलर्स ने कि लॉकडाउन के दौरान हालांकि गाड़ी नहीं चली रास्ते में, लेकिन बाय मई एंड रास्ता पूरा खत्म। तो पैसा है, सरकारी पैसा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। सरकारी पैसा आया भी, काम भी हुआ, लेकिन कटमनी के चलते रास्ता खराब हो चुकी है। तो अंदरूनी बगावत एक बड़ी चिंता इस वक्त बनी हुई है टीएमसी के लिए। लेकिन बंगाल में इस बार की सियासी लड़ाई करो या मरो वाली है। बीजेपी और टीएमसी दोनों विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी के मिशन बंगाल के प्लान पर गुजरात में मंथन हो रहा है। आरएसएस की बैठक में रणनीति बन रही है। ममता के बंगाल की रंगत अब बदलने लगी है। बीजेपी की नजर आगामी विधानसभा चुनावों पर है। ममता की रणनीति को मात देने की तैयारी है। बंगाल की लड़ाई बेहद अहम है। ममता कोलकाता से अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो बीजेपी पूरी घेराबंदी में जुट गई है। क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान, कैसे पार्टी उसे अमल में ला रही है, आपको बताते हैं। कोलकाता और बंगाल के दूसरे इलाकों में बीजेपी की चुनावी टीम मैदान में कूद पड़ी है, तो दिल्ली से भी बीजेपी बंगाल के सियासी बिसात पर अपनी चाल चलने लगी है। वहीं गुजरात के गांधीनगर में आरएसएस के चिंतन शिविर में भी बंगाल प्लान पर मंथन होने लगा है।
2016 के विधानसभा चुनावों में महज 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। अपनी लड़ाई को और धार देने के लिए पार्टी ने संगठन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। गांधीनगर में चल रहे आरएसएस के मंथन शिविर में कल भी बंगाल फतह की रणनीति पर दिग्गजों ने राय रखी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राय बनी कि बीजेपी को बंगाल में मजबूत करने के लिए गुजरात मॉडल अपनाया जाए। बंगाल को जोन में बांटकर पार्टी प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए, जो स्थानीय नेतृत्व का मार्गदर्शन करें। बंगाल के गांव-गांव तक बीजेपी की पहुंच बनाई जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर के माइक्रो मैनेजमेंट के गुर सिखाने के भी प्लान है। 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल को बीजेपी ने 5 क्षेत्रों में विभाजित कर रणनीति बनाई है। उसे अमल में लाने में आरएसएस की भूमिका बेहद अहम है। आरएसएस की योजना ये भी है कि राम मंदिर निर्माण के लिए बंगाल में अभियान चलाया जाए। इससे एक तीर से 2 निशान साधे जाएंगे। एक और जहां राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उठेगा तो वही दूसरी ओर बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश भी होगी। बीजेपी अपने तरकश के तमाम तीर आजमा रही है। अब संघ भी मैदान में उतर चुका है। वैसे बीजेपी के दिग्गज तो मिशन बंगाल पर पहले से ही एक्शन में है। बंगाल ने हिंसा का लंबा दौर देखा है। बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के रोड शो पर अभी 2 दिन पहले ही जूते चप्पल फेंके गए। 10 दिसंबर को विजयवर्गीय नड्डा के काफिले पर पथराव भी हुए। ऐसे तमाम मसलों को लेकर ममता दीदी की सरकार बीजेपी के निशाने पर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ रहा है और ममता जी की जैसे जैसे जमीन खिसक रही है, वैसे बौखलाहट में उनके निर्देश पर वहाँ के कार्यकर्ता चारों तरफ हमले कर रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह के अंदर हमारे 2 कार्यकर्ताओं की हत्या भी कर दी और कम से कम 15-16 स्थानों पर उन्होंने हमले किए हैं। तो बंगाल अभी जिस स्थिति में है, हम कह सकते हैं कि अराजकता है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और तानाशाही है। इस बार ममता को मात देना बीजेपी के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है, इसका आकलन करने में सियासी पंडित जुटे हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अपनी आक्रामक रणनीति से बीजेपी ममता की बाजी पलटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। राजस्थान में महज 5 दिनों में 15 जिलों तक बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। सरकार ने पुष्टि कर दी है कि इंदौर और मंदसौर के बाद आगर मालवा से जो सैंपल्स भेजे गए थे, उनमें भी बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए हैं। आलपुरा और कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट्स में बर्ड फ्लू के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। 8 किलोमीटर के इलाके को अलर्ट जोन डिक्लेयर करते हुए वहां पर अंडा, मछली और चिकन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक तरफ देश कोरोना टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में लगा है, तो दूसरी तरफ देश के कई सूबे ऐसे हैं जो बर्ड फ्लू से खौफजदा हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल में बड़ी तादाद में परिंदों की अचानक मौत से कोहराम है। इन परिंदों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद आसपास के कई और सूबों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे किस राज्य में बर्ड फ्लू को लेकर क्या गतिविधि है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। महाकाल के शहर में इन दिनों अजीबोगरीब खौफ है। पहले ये खौफ कोरोना वायरस का था और अब उसकी जगह एक नए वायरस ने ले ली है। जी हाँ, ये है बर्ड फ्लू की दहशत।
उज्जैन शहर में पिछले दिनों अचानक मरे हुए कौवे मिलने लगे तो हड़कंप मच गया। लोगों के मन में सवाल उमड़ने लगे। घरों में मेहमानों के आने का संदेशा देने वाले कौवे आखिरकार इंसानों को कब कौन सा संदेश दे रहे हैं। उज्जैन में मृत मिले कौवों को तुरंत दफना दिया गया, लेकिन उनके सैंपल भोपाल की लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कौवों की मौत के पीछे वजह क्या है। लेकिन एमपी के दूसरे शहरों में फैले बर्ड फ्लू को देखते हुए खतरा उसी का जताया जा रहा है। उज्जैन की तरह ही आगर मालवा में भी खौफ की दस्तक है। पिछले 3 दिनों में करीब 300 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई है। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये इलाका राजस्थान के झालावाड़ जिले से सटा हुआ है। झालावाड़ बर्ड फ्लू की चपेट में है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट विभाग से साईं मंदिर के पास 2 क्रो मरे थे और उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर लेके आए थे और उसका पीएम डॉक्टर अंकित जैन और डॉक्टर महाजन ने किया और उसके सैंपल लेकर हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजे गए थे, जिसकी आज रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है और उसमें H1N बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अभी फिलहाल एक तो हमारे ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया है, दूसरा रैपिड रिस्पांस टीम भी हम भी बना दी जिलों पूरे डिस्ट्रिक्ट में और सभी डॉक्टरों को निर्देश दीजिए, CMOs, नगर पालिका, वन विभाग, जहाँ जहाँ पशुओं पोल्ट्री फार्मर वालों को भी निर्देश दिए कि वो जो भी पोल्ट्री सेल करें उसका चेकअप करवाएं और उसके बाद सेल करें। ये मध्य प्रदेश के खंडवा का गोविंद नगर इलाका है। यहाँ बर्ड फ्लू की आशंका लोगों को परेशान कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब कौवे और बगुलों की संदिग्ध मौत होने लगी तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद पशु चिकित्सा विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की तस्दीक की। रात से बगले और कौवे बहुत गिरे, 30-40 की मात्रा में गिर गए हैं। अभी टीम आई थी, उन्होंने बताया कि इनको हाथ नहीं लगाना है, वायरस हो सकता है। अभी टीम आएगी, डॉक्टर आएंगे, जांच करने के लिए ले जाएंगे। खांडवा की तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अचानक कौवों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहां मृत पाए गए कौवों में तो बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। कौवों में जब बर्ड फ्लू का पता चला तब से ही पशु चिकित्सालय विभाग और अन्य संबंधित विभाग सक्रिय हो गए हैं। हालांकि अब तक बर्ड फ्लू से पक्षियों में केवल कौवों की मौत हुई है, लेकिन वेटरनरी विभाग के डॉक्टर्स ने हर उस इलाके को अलर्ट कर दिया है जहां अधिक पक्षी रहते हैं। वहीं पोल्ट्री फार्म में पलने वाले मुर्गे मुर्गियों को लेकर भी प्रशासन ने मालिकों को सावधान रहने के लिए कहा है। उसके लिए जो उसके प्रोटोकॉल के अनुसार उनको जहाँ से वो मृत पक्षी मिलते हैं उनको एक इन्फेक्शियस मेजर का पालन करते हुए जो पूरी पीपी किट पहन के और उनको पॉलीथीन में रख के और 10 फुट का एक गड्ढा खुदवा के और उसके अंदर उनको दफना दिया जाता है। उसमें चूना और नमक लेयर डाल दी जाती है और पूरा तरह उसको फिल कर दिया जाता है और जिस जगह पे ये फिलिंग की कार्रवाई होती है। बट हम लोग हाँ पोल्ट्री या इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे वेटरनरी डिपार्टमेंट शायद कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ वगैरह प्रिस्क्राइब करी हैं उन लोगों को, और जू में भी ये लोग कुछ कर रहे हैं। और उसके अलावा जो नगर निगम की टीम्स और ये जो फॉगिंग करती है तो थोड़ा डिसइंफेक्ट करना एरियाज को, वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं ताकि और इसका फैलेगा। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच 376 कौवों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 142 मौतें इंदौर में हुई हैं। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगर मालवा में 112, खरगोन में 13, सीहोर में 9 कौवों की मौत हुई है। लैब रिपोर्ट्स में अभी तक सिर्फ इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन अलर्ट मोड में पूरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अब 3 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हो चुके हैं। सरकार ने पुष्टि कर दी है कि इंदौर और मंदसौर के बाद आगर मालवा से जो सैंपल्स भेजे गए थे उनमें भी बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें तय किया गया है कि जितने भी पोल्ट्री फार्म्स मध्य प्रदेश में उनमें कड़ी निगरानी रखी जाए और जरूरी पड़ने पर वहां से सैंपल तुरंत लिए जाए। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एमपी के कई जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक की। मीटिंग में अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों के मंत्री मौजूद रहे। फौरी कदम के तहत दक्षिण भारत के राज्यों में से मुर्गे मुर्गियों के कारोबार पर रोक लगा दी गई है। आज ही मैंने समीक्षा की है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित उनमें लक्षण पाए गए,
लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहां से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं। कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू का मामला आने के बाद केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। सरकार की तैयारियों पर आज तक ने केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान से बात की। साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान जी, अब जो है कोरोना के बाद जो है बर्ड फ्लू भी जो है एक सरकार के सामने समस्या के तौर पे आ रहा है। कई राज्यों में जो है बर्ड फ्लू के लक्षण देखे गए हैं। इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां सरकार की तरफ से की गई? देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार 2006 में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस आया था और 2015 से तो कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि 3, 4, 5 स्टेट्स में इसके केस रिपोर्ट ना हुए। अभी भी 5 स्टेट से हमारे पास केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से मात्र हरियाणा में पोल्ट्री में और केरल में डक्स में आया। उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड या कह सकते हैं कौवे, इन बर्ड्स में ही हैं। तो अभी चिंता की बहुत बात नहीं है। हम प्रयास करेंगे प्रदेश सरकारों से मिलकर कि इसको लोकलाइज रहे, ये स्प्रेड ना हो पूरे देश में। इसको लेकर क्या आपके मंत्रालय के अंदर कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया है? जिन स्टेट्स में ये पाए गया है बर्ड फ्लू, वहाँ से आप लोग उन राज्य सरकारों के साथ टच में हैं? जी, कंट्रोल रूम बना दिया गया है मंत्रालय में। हम प्रदेश सरकारों के टच में हैं और कहा भी गया है कि जहाँ ये पोल्ट्री में है उसकी कलिंग कर दी जाए, जिससे वो स्प्रेड ना हो। 1 किलोमीटर के रेडियस की हम कलिंग कराते हैं। वो प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश और केंद्र सरकार के मिलकर उसमें मुआवजा भी देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ लोकलाइज है। जो हमारे 30 कंपार्टमेंट पूरे देश में है पोल्ट्री के, जहाँ बड़े स्तर पर पोल्ट्री है, जैसे नमक्कल हो गया, तमिलनाडु में और जगह पे है, वहाँ से कहीं से किसी केस की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ज़्यादा चिंता की आवश्यकता भी नहीं है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। क्या आप आज तक के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है एग से बनी जो चीज़ें खाने की, उसको किस तरीके से बनाया जाए? देखिए, चिकन हो या एग हो, सावधानी से ग्लव्स के साथ उसको हैंडलिंग की जाए और उसके बाद उसको पका के उबाल कर अगर आप खाएंगे तो कोई भी संभावना इसके ट्रांसमिशन की नहीं है। ये जूनोटिक डिजीज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज तक हिंदुस्तान में एवियन इन्फ्लुएंजा का मनुष्य में स्प्रेड का कोई भी केस आज तक देश में रिपोर्टिंग पहले भी नहीं हुआ है अभी आज तक। ये थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो सरकार कह रही है कि डरने की बात नहीं, लेकिन बड़ी तादाद में परिंदों की अचानक मौत से खौफ से इनकार नहीं किया जा सकता। जिन राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वहां अलर्ट है ही, लेकिन आसपास के सूबों ने भी एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना वायरस ने नाक में दम मचा रखा था कि भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के कंफर्म केस मिले हैं। गनीमत ये है कि अब तक इंसानों में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। पक्षियों में बर्ड फ्लू से मौत की सबसे खतरे वाली रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम में मृत पाए गए पक्षियों में H5N1 वायरस होने की पुष्टि भोपाल की लैब ने की है। कांगड़ा के पौंग डैम में 1700 प्रवासी परिंदों की मौत को लेकर ये जांच की गई थी। अब पौंग डैम में पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2000 के पार चला गया है। एहतियातन पूरे इलाके को सील करना पड़ा है। उसको टोटली जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया। जहाँ फिशिंग वहाँ पर होती है, फिशरमैन को भी वहाँ आने जाने पर जो है वो रोक लगा दी गई और 9 किलोमीटर का जितना भी जो एरिया है उसको भी जो है वो सर्विलेंस जोन में जो है वो ले लिया गया है। अब हमने 119 कल नए सैंपल जो है वो पोल्ट्री से जो है वो उठाए हैं और उनको जो है वो जलंधर लैब में जो है वो भेजा है।
पौंग डैम में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हिमाचल सरकार ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली को अलर्ट करने के साथ साथ विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट भी दी है। डैम में सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, यूरोप के कई देशों से पक्षी आते हैं। वाइल्ड लाइफ है, गीज सीगियां हैं, माइग्रेटरी बर्ड है, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। इस बीच हरियाणा के पंचकुला में रहस्यमय तरीके से 1 लाख मुर्गियों और चूजों की मौत को लेकर लैब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पंचकुला के बरवाला को पोल्ट्री बिजनेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ से चिकन और अंडों की सप्लाई पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत आसपास के कई अन्य इलाकों में भी होती है। लेकिन पिछले करीब 1 महीने से यहाँ पर लगातार मुर्गियों और चूजों की संदिग्ध तरीके से मौत का सिलसिला जारी है। हरियाणा सरकार के पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग ने मृत पाई गई मुर्गियों और चूजों के सैंपल जांच के लिए जालंधर और भोपाल की लैब में भेजे हैं। हिमाचल में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही ना सरकार सिर्फ सतर्क हो गई है, बल्कि एहतियात के तौर पर सख्त कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। पौंग डैम के इलाके में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, तो साथ ही 8 किलोमीटर के इलाके को अलर्ट जोन डिक्लेयर करते हुए वहां पर अंडा, मछली और चिकन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही अब पूरे राज्य से मुर्गियों और अन्य पशु पक्षियों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तरह राजस्थान के कई जिलों में भी बर्ड फ्लू का खौफ पसरा हुआ है। इसमें सबसे अहम केंद्र है झालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ में 250 से अधिक कौवे मृत पाए गए हैं और वहां के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। इसके बाद पूरे इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया। रिस्पॉन्स टीम का गठन कल ही कर दिया गया था, तो आज हम पूरी निगरानी रख रहे हैं। सबसे पहले अभी हमारे पास के जो भी मुर्गी पालक हैं उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उनको सैंपल्स को वापस भोपाल ले भिजवाया जाएगा और वहाँ यदि संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो ठीक है। यहाँ बाकी जो हमारा जो कंटेनमेंट जोन है उस पर पुलिस की, नगरपालिका और सारे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी निगरानी जारी है। जहाँ भी जो बर्ड्स अभी मर रहे हैं तो उनका सेफ डिस्पोजल हम करा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जल महल में 10 कौवे मरे मिले। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान में महज 5 दिनों में 15 जिलों तक बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। लगातार पक्षियों की मरने की घटनाएं सामने आ रही है। 5 दिनों में 1200 से ज्यादा पक्षियां मर चुकी हैं। जयपुर, पाली, कोटा और झालावाड़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा कई जिलों से खबरें आ रही हैं जहां पर लगातार पक्षियां मर रही हैं। तो एक तरफ बर्ड फ्लू का खौफ है और दूसरी तरफ कोरोना से जंग है। दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम देश में शुरू होने वाला है। आपको हम बताते हैं कि कैसे ये टीका आप तक पहुंचेगा। सबसे पहले वैक्सीन को निर्माता कंपनी हवाई जहाज के जरिए प्राइमरी वैक्सीन स्टोर के लिए भेजना शुरू करेंगी। चारों दिशाओं में 4 प्राइमरी वैक्सीन स्टोर करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बनाए गए हैं। यहाँ से इंसुलेटेड या रेफ्रिजरेटेड वैन से राज्यों के मुख्य केंद्रों तक ये पहुंचेगा। इसके बाद राज्य सरकार इसे जिला केंद्रों तक भेजेगी और वहां से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वैक्सीन पहुंचेगी। अब आपको ये प्रक्रिया भी बता दें कि लाभार्थी को कैसे टीका मिलेगा। इसके लिए कोविन ऐप को बनाया गया है। सरकार और निजी अस्पतालों से लोगों का डेटा इकट्ठा करने का काम भी शुरू हो चुका है। सरकार के पास हेल्थ वर्कर्स, आर्मी और पुलिस के लोगों का डेटा पहले से मौजूद है। इन लोगों को टीका केंद्र की लोकेशन डिजिटली उपलब्ध कराई जाएगी। टीकाकरण से पहले इन्हें फोन से जानकारी दी जाएगी। टीका लगने के बाद हेल्थ आईडी और डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।